हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग गार्डनिंग करते हैं, जितने भी लोग प्लांट लगाना पसंद करते हैं, वो सभी इस चीज़ से तो ज़रूर सहमत होंगे कि प्लांट ऐसे ज़्यादा होने चाहिए हमारे गार्डन में जो साल भर फूल देते रहें। यानी गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर ही होने चाहिए। और प्लांट अगर ऐसे हों जिन्हें हम कंटेनर में या फिर गमले में लगा सकें तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो या तो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं या फिर सीड से ग्रो होते हैं। हालांकि इनमें बीज बनते हैं, आप चाहें तो बीज से इन्हें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो उसमें फूल जल्दी आते हैं। यानी वो जो स्टेम है वो मैच्योर हो जाती है जल्दी और उसमें जल्दी जल्दी से फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कई हार्डी प्लांट भी होते हैं जो गर्मी, बरसात, सर्दी सभी कुछ सहन कर लेते हैं और ढेर सारे फूल देते रहते हैं। जैसे कि एक जोड़ा है हमारा रोज़ यानी गुलाब है, और इनके साथ ही एक और हार्डी प्लांट है जिसका नाम है कनेर। कनेर कई रंगों में पाया जाता है, साथ ही साथ इसके फूल भी अलग अलग आकार के होते हैं और इसे ग्रो करने का तरीका लेकिन सबका एक सा ही होता है। आप इन्हें बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो इन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ कनेर प्लांट की वैरायटी ऐसी होती है कि जिनमें ढेर सारे फूल आते हैं और कुछ की वैरायटी ऐसी होती है कि जिनमें फ्लावरिंग कम होती है। जैसे पीली कनेर और सफ़ेद कनेर को अगर हम कंटेनर में ग्रो करते हैं तो इसमें फूल कम ही आते, बहुत ज़्यादा नहीं आते। अगर उसे नीचे ज़मीन पर लगाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम पिंक कनेर को इस कंटेनर वगैरह में लगाते हैं, किसी गमले में लगाते हैं, तो इसमें अद्भुत बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और इसका एक विशेष कारण ये है कि ये प्लांट जो है अधिकतर कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। हालांकि इसमें सीड्स भी बनते हैं, लंबी लंबी फलियां बनती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें कटिंग से ग्रो करते हैं तो बहुत ही जल्दी फूल देखने को मिल जाएंगे, लगभग 1 साल के अंदर ही। कनेर प्लांट ऐसा प्लांट होता है कि अगर हमने इसकी कटिंग लगाई है और उसके बाद वो जैसे ही ग्रो होना स्टार्ट होती है उसके तुरंत बाद इसमें पिंचिंग कर दीजिए। कहने का मतलब जब 4 से 6 पत्ती आ जाएं और उसके बाद उसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा पिंच यानी कट कर दीजिए। चाहे तो आप कैंची की सहायता से कर दीजिए या कोमल रह दिए, आप नाखून की सहायता से भी उसको कट करके हटा सकते हैं। कट करने से क्या होगा कि हम जिस जगह से उसको कट करते हैं ना, वहाँ से नई नई 2 स्टेम निकलेंगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से स्टेम निकलेगी, लेकिन अभी हम इसको कट नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कलियां आई हैं, और ये कलियां कैसे आई हैं उसका कारण भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम देखेंगे कि हमें कटिंग किस मोटाई की लेना होता है। लगभग इस साइज की हमको ये कटिंग लेना है और लगभग पेंसिल के आकार की। और उसके बाद आप उसमें कोई फंगिसाइड या फिर एलोवेरा या फिर हल्दी का घोल लगाकर या तो रेत में लगा दीजिए या पानी में लगा दीजिए। पानी में लगी कटिंग में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और रेत में लगी कटिंग में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और जब हम उस कटिंग को मिट्टी में लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी वाला जो बर्तन है उसे आप छाया में रख दें। यानी जो भी आप गमले में लगाएं या फिर बड़े कंटेनर में लगाएं उस वो सेमी शेड एरिया में हो या फिर छाया में हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लगभग 2-3 दिन वो छाया में रहे और उसके बाद आप उसे तेज़ धूप में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें इतनी सारी बर्ड्स आई कैसे। इसमें इतनी सारी बर्ड्स सिर्फ 2 चीज़ों से आई। पहली इसकी गुड़ाई करना और दूसरा इसमें सूखी हुई चाय पत्ती डालना। सूखी मतलब वो नहीं जो हम पैकेट से डालते हैं, वो वाली चाय पत्ती जो हम चाय बनने के बाद जो धोकर सुखा लेते हैं ना, वो चाय पत्ती। यानी चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती निकलती है उसे आप धोकर सुखा लीजिए। चाहे तो आप उस सूखी हुई चाय पत्ती को डाल दीजिए या फिर इसे पीस कर रख लीजिए और हर 1 महीने के अंदर इसको डालते रहें। आप 15 दिन के बाद कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बीच में इसे बार बार उपयोग ना करें। वो इसलिए क्योंकि चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, कुछ इस तरह के एक्टिव न्यूट्रिशंस होते हैं जो अगर हम प्लांट में डालेंगे तो उनकी बड्स बनने लगती है। और अगर हम उसे ज़्यादा डाल देते हैं
चाहे वो प्याज का फर्टिलाइज़र हो या फिर चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, अगर उसे हम एक्स्ट्रा डाल देते तो हमारी बर्ड्स टूटने लगती हैं, गिर जाती हैं या ज़्यादा एकदम से फूल बनने की कोशिश में ख़राब भी होने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसी भी प्लांट में जो भी न्यूट्रिशंस आप डाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। वैसे तो अगर हम गार्डनिंग करने लगते हैं, प्लांट की देखरेख करने लगते हैं, तो हमें खुद ही समझ में आने लगता है कि किस प्लांट के लिए कितना न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। यानी कि हम ये समझने लगते हैं कि इसमें कितना फर्टिलाइज़र कब कैसे और क्यों देना चाहिए। तो इस प्लांट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इतने बड़े प्लांट के लिए आपने इसका कंटेनर भी देखा है, आप इस प्लांट को भी देख सकते हैं। इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो। और हाँ, मिट्टी की गुड़ाई बराबर करते रहना चाहिए। अगर हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसकी जो जड़ होगी वो इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। मेरे गार्डन में ये टब में लगा है और इसकी मैं निरंतर गुड़ाई करती रहती हूँ। इसमें चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डालती हूँ और समय समय पर इसकी काट छाँट करती रहती हूँ। इसके अतिरिक्त इसकी कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में इसे शामिल ज़रूर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना और अपने गार्डन का भरपूर ध्यान रखें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।